नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मोदी सरकार ने राज्यसभा में राम सेतु को लेकर एक प्रश्न के जवाब में कहा कि राम सेतु के वजूद के सबूत अभी नहीं मिले हैं। हरियाणा से निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा में प्रश्न किया था कि क्या सरकार हमारे गौरवशाली इतिहास को लेकर कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रही है, क्योंकि पिछली सरकारों ने लगातार इस मुद्दे को तवज्जो नहीं दी। उनके इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया कि स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए हमने पता लगाया कि समुद्र में पत्थरों के कुछ टुकड़े पाए गए हैं। इनमें कुछ ऐसी आकृति है जो निरंतरता को दिखाती है, जिससे कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि समुद्र में कुछ आइलैंड और चूना पत्थर जैसी चीजें दिखी हैं। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये कहना मुश्किल है कि राम सेतु का वास्तविक स्वरूप वहां मौजूद है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि हमारे सांसद ने राम सेतु को लेकर सवाल किया। इसे लेकर हमारी कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि यह करीब 18,000 साल पहले का इतिहास है। जिस ब्रिज की बात हो रही है वो करीब 56 किलोमीटर लंबा था। बता दें, राम सेतु को लेकर पौराणिक कथाओं का हवाला देते हुए दावे किए जाते हैं। सबसे बड़ा दावा यह है कि भगवान राम ने इस सेतु को लंका पर चढ़ाई करने के लिए बनाया था, जिसमें वानर सेना ने मदद की थी। राम सेतु को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर यह आरोप लगाती आई है कि वो राम सेतु के अस्तित्व को नहीं मानती। वहीं अब सरकार के संसद में जवाब से मामला और गर्मा गया है। राम सेतु को लेकर मोदी सरकार के द्वारा राज्यसभा में जवाब दिए जाने के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो गई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्विटर पर सरकार के इस जवाब को पोस्ट करते हुए लिखा है, सभी भक्तजन कान खोलकर सुन लो और आंखें खोलकर देख लो। मोदी सरकार संसद में कह रही है राम सेतु होने का कोई प्रमाण नहीं है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के अलावा जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने भी इस पर तंज कसा और ट्वीट किया, मोदी सरकार ने संसद में कहा कि राम सेतु होने का कोई प्रमाण नहीं। यही बात मनमोहन सिंह सरकार ने कही थी तो बीजेपी ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताया था। अब बताओ, अंधभक्तों, हिंदू विरोधी कौन है? मोदी सरकार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाले मुफ्त राशन की अवधि को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। बता दें, इस योजना को साल 2020 में कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के बाद शुरू किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81.3 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज का वितरण 1 साल तक करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट बैठक को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मुफ्त राशन देने पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसका बोझ केंद्र सरकार उठाएगी। पीयूष गोयल ने कहा, ये योजना 28 महीने से प्रभावी है और ये इसी महीने खत्म हो रही थी, लेकिन अब इसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केंद्र सरकार प्रत्येक गरीब व्यक्ति को 5 किलो राशन मुफ्त देती है। एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने अपने अधिकांश शेयर अडानी समूह को बेच दिए हैं। एक बयान जारी कर उन्होंने बताया कि एएमजी मीडिया नेटवर्क हालिया ओपन ऑफर के बाद अब एनडीटीवी में सबसे बड़ा शेयर धारक है, जिसके बाद हमने आपसी समझौते से एनडीटीवी में अपने अधिकांश शेयरों को एएमजी मीडिया नेटवर्क को बेचने का फैसला किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ओपन ऑफर लॉन्च होने के बाद से गौतम अडानी के साथ हमारी चर्चा सकारात्मक रही। अडानी ग्रुप ने हमारे द्वारा दिए गए सुझावों को सकारात्मकता से स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि अडानी ने एक ऐसे ब्रांड में निवेश किया है जो भरोसे, विश्वसनीयता और स्वतंत्रता का पर्याय है। दोनों ने कहा कि उन्हें यकीन है कि अडानी ग्रुप के हाथ में जाने के बाद एनडीटीवी ब्रांड और ज्यादा तरक्की करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़े एक मामले में आज जमानत दे दी है। करीब 2 साल बाद वो जेल से बाहर आएंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में कप्पन की जमानत मंजूर कर दी थी, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत नहीं मिलने के कारण उन्हें जेल में ही रहना पड़ा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने अब कप्पन को जमानत देने का फैसला सुनाया। इसके बाद अब कप्पन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। हरियाणा के फरीदाबाद में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में शुक्रवार को डीएमके की सांसद कनिमोझी भी शामिल हुई। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि वो इस यात्रा में शामिल होकर बेहद खुश हैं। बता दें, भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान का सफर तय करते हुए हरियाणा पहुंची है और 24 दिसंबर को दिल्ली में प्रवेश करेगी। जब भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से निकल रही थी तो इसमें शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे के साथ ही एनसीपी नेता सुप्रिया सुले भी शामिल हुई थी और इस तरह कांग्रेस ने सहयोगी विपक्षी दलों को भी इस यात्रा से जोड़ने की कोशिश की थी। बता दें कि तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस मिलकर सरकार चला रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र को आज शुक्रवार को 6 दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तय समय के अनुसार 7 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई थी और इसको 29 दिसंबर को पूरा होना था। पिछले कई बार की तरह इस बार भी एक बार फिर 1 हफ्ते पहले ही सत्र को स्थगित कर दिया गया है।
इस बार सत्र हंगामेदार रहा और विपक्ष लगातार सरकार से चीन के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग करता रहा। हालांकि सरकार ने ऐसा करने से लगातार इनकार किया और कहा कि रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इस मामले में संसद में बोल चुके हैं। हालांकि विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा चाही और पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर लगातार सवाल उठाए। हालांकि चर्चा नहीं कराई गई। चीन समेत कई देशों में कोरोना के मामलों को बढ़ते देख भारत में इसको लेकर चिंताएं बढ़ी हैं और सक्रियता दिखाते हुए कदम भी उठाए जा रहे हैं। चीन में कोविड-19 के सब वेरिएंट BF7 के चलते मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। भारत में भी इस सब वेरिएंट के 4 मामले पाए गए, जो कि जुलाई, सितंबर और नवंबर में पाए गए थे। हालांकि इससे भारत में कुछ खतरे की घंटी नहीं बजी और न ही संक्रमण में कुछ तेजी आई। फिलहाल इस बीच भारत में आज कोरोना वायरस के 185 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना वायरस के कुल 3,402 सक्रिय मामले हो गए हैं। इस दौरान एक दिन में 1,25,000 के करीब टेस्ट भी किए गए। भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में 24 दिसंबर को प्रवेश करेगी और उसके बाद 9 दिनों का ब्रेक लेगी। कांग्रेस ने कहा है ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं जिससे कंटेनर्स की मरम्मत की जा सके और उत्तर पूर्व की सर्दियों के लिए उनको तैयार किया जा सके। हालांकि बीजेपी ने इसको लेकर आरोप लगाया है। बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने आरोप लगाया कि छुट्टी मनाने के लिए कांग्रेस के नेता यात्रा रोक रहे हैं। जोशी ने कहा कि 7 दिसंबर से शुरू हुए संसद के शीत सत्र में राहुल गांधी ने भाग नहीं लिया। उन्होंने ट्वीट में कहा, हमने पूरे शीत सत्र में राहुल गांधी का संसद में इंतजार किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, मगर हमेशा की तरह आपके नेता ने यात्रा को छोड़ा ताकि विदेश में छुट्टी मनाई जा सके। इसको लेकर जयराम रमेश ने पलटवार किया। जयराम रमेश ने कहा कि अगर वो जो कह रहे हैं वो सच निकला तो मैं सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगूंगा और अगर वो गलत निकलेंगे तो वो माफ़ी मांगे और ये 2 तारीख तक साबित हो जाएगा। हमारे सबके ट्रैवल रिकॉर्ड सरकार के पास हैं। राजस्थान बीजेपी ने राज्य में निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा को रद्द करने के मुद्दे पर यू-टर्न ले लिया है। गुरुवार को राजस्थान बीजेपी के प्रभारी और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने न्यूज़ 24 के साथ बातचीत में कहा था कि जन आक्रोश यात्रा के तहत जो बची हुई यात्राएं थीं उन्हें कोरोना के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए रद्द कर दिया गया है। अरुण सिंह ने कहा था कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी कोरोना के प्रोटोकॉल को और लोगों के जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में सही फैसला लेना चाहिए। लेकिन अरुण सिंह के बयान के कुछ ही घंटों बाद राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि क्योंकि अभी केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई है इसलिए कुछ असमंजस था। पूनिया ने कहा कि यात्राओं को स्थगित करने को लेकर असमंजस था, लेकिन जन आक्रोश जनसभाएं पहले की तरह ही चलती रहेंगी और बीजेपी के जिला अध्यक्ष और पार्टी के सभी नेता इस संबंध में कन्फ्यूजन को दूर कर लें। उन्होंने साफ किया कि पार्टी अपनी जन आक्रोश सभाओं को जारी रखेगी और हमें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभाएं करनी है। पूनिया ने कहा ये तब तक जारी रहेंगी जब तक केंद्र और राज्य सरकार कोरोना को लेकर कोई एडवाइजरी जारी नहीं करती है। अपने बेटे बेटी को विदेश में नौकरी करने और मिलने पर उस देश की नागरिकता लेने की सलाह देने वाले राजद के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को बीजेपी ने घेर लिया है। बता दें, पिछले हफ्ते बिहार में एक कार्यक्रम में बोलते हुए राजद नेता सिद्दीकी ने कहा, मेरा एक बेटा है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और एक बेटी है जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे और बेटी को वहीं यानी कि विदेश में काम करने के लिए कहा और अगर मिल जाए तो वहीं की नागरिकता लेने के लिए कहा है। पूर्व राज्य मंत्री राजद नेता ने अपने बच्चों से कहा कि वो भारत में माहौल को सहन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि आप केवल कल्पना कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए अपने बच्चों को अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए कहना कितना मुश्किल होता है। इसके बाद बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। बिहार बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा, सिद्दीकी की टिप्पणी भारत विरोधी है। अगर वो इतना ही घुटन महसूस करते हैं तो उन्हें एक राजनीतिक नेता के रूप में यहाँ मिलने वाले विशेषाधिकारों को त्याग देना चाहिए और पाकिस्तान चले जाना चाहिए। उन्हें कोई नहीं रोकेगा। बीजेपी नेता ने कहा कि सिद्दीकी राजद प्रमुख लालू प्रसाद के करीबी सहयोगी हैं और उनकी बातें उनकी पार्टी की मुस्लिम तुष्टीकरण की संस्कृति को दिखाती हैं। वहीं सिद्दीकी ने कहा कि उन्हें एजेंडे के तहत घेरा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं कहा जो राष्ट्र विरोधी हो। हमें भाजपा या उस तरह के किसी भी दल से भारतीयता का प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं। बेटे बेटी को देश से बाहर नागरिकता लेने के बयान पर फंसे आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने उनको पाकिस्तान जाने के लिए कहने वालों पर पलटवार किया। आरजेडी नेता ने कहा कि इस देश का ऋण हम 7 जन्म में भी नहीं चुका सकते। ये समझिए कि हमने किस तकलीफ से विदेश में नागरिकता की सलाह दी। हमने इसलिए कहा कि जो लोग संविधान की कसम खाते हैं वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कुछ लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं। अब देश के माहौल में टॉलरेंस नहीं है। पाकिस्तान भेजने वालों के लिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उनके बाप का है क्या, या ये देश उनके बाप का है? ये हम सबके बाप का है, हम सबके पुरखों का है जिन्होंने शहादत दी। ये देश तुम्हारा नहीं हमारा भी है।
उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं और उन्होंने कहा कि कहां रहना है इसका फैसला तो बच्चे करेंगे। राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश जरूर मुश्किल से गुजर रहा है, नफरतें बढ़ गई हैं, मगर देश छोड़ने से नफरतें दूर नहीं होंगी। देश में रहकर आपको इस आग को खत्म करना है। सभी लोग खराब नहीं हैं, अच्छे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। उन्होंने कहा कि अगर इस देश को बचाना है तो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबको भाईचारे से रहना होगा। उन्होंने कहा कि राम राज्य में यही था कि सब बराबर हैं। कोई भी देश का आदमी पीछे रह जाए तो देश मजबूत नहीं हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने एक गाना गुनगुनाया, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक सरकारी स्कूल में मोहम्मद इकबाल की कविता लब पे आती है दुआ का पाठ करने पर विवाद हो गया। कविता का पाठ करने के मामले में स्कूल की प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया और शिक्षा मित्र के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। इन पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने वो पाठ कराकर धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। दोनों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय पदाधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये कार्रवाई तब की गई है जब स्कूल में सुबह की प्रार्थना के दौरान मोहम्मद इकबाल की कविता लब पे आती है दुआ का पाठ करने वाले छात्रों का एक वीडियो वायरल हुआ। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार स्कूल के प्रिंसिपल नाहिद सिद्दीकी और शिक्षा मित्र वजीरुद्दीन के खिलाफ फरीदपुर पुलिस स्टेशन में स्थानीय विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सोमपाल सिंह राठौर ने शिकायत दर्ज कराई। इसके आधार पर प्राथमिकी यानी कि एफआईआर दर्ज की गई। इसमें आरोप लगाया गया था कि विद्यार्थियों का धर्म परिवर्तन करने के लिए सरकारी स्कूल में धार्मिक प्रार्थना कराई गई थी। नेपाल में 2 विदेशी नागरिकों की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे चार्ल्स शोबराज को जेल से रिहा कर दिया गया है। द सरपेंट और बिकनी किलर नाम से जाने जाने वाले शोबराज को 19 साल 3 महीने बाद सुंदरा की सेंट्रल जेल से रिहा किया गया। अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें फ्रांस वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांसीसी नागरिक शोबराज को रिहा करने और 15 दिनों के भीतर फ्रांस भेजने का आदेश दिया था। बता दें, चार्ल्स शोबराज का जन्म 1944 में फ्रांस के कब्जे वाले साइगोन में एक प्रवासी भारतीय साहूकार और एक वियतनामी महिला के घर हुआ। जब वो सिर्फ 3 साल का था तो उसके पिता ने उसे और उसकी मां को छोड़ दिया था और कुछ वक्त बाद उसकी मां ने एक आर्मी अफसर से शादी कर ली। द इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख के मुताबिक उसकी बायोग्राफी लिखने वाले रिचर्ड नेवल और जूली क्लार्क लिखते हैं कि चार्ल्स ने किशोरावस्था का अधिकांश जीवन सलाखों के पीछे बताया। 1970 के दशक में थाईलैंड के पटाया में एक समुद्र तट पर 6 महिलाएं मरी हुई मिली थीं और यहीं से उसे बिकनी कलर का नाम मिला क्योंकि इन सभी महिलाओं के शरीर पर सिर्फ बिकनी थी। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक शोबराज ने दावा किया था कि जितनी हत्याएं उसने की उसमें से कई मौतों में ड्रग्स की ओवरडोज होना भी एक वजह थी। चार्ल्स शोबराज भारत में लंबे समय तक जेल में रहा। वो 1986 में बेहद हाई सिक्योरिटी वाली तिहाड़ जेल से भागने में भी कामयाब हुआ था। जुर्म की दुनिया में बेहद शातिर शोबराज ने जेल कर्मचारियों को ये भरोसा दिलाया कि उसका जन्मदिन है। उसने जन्मदिन के लिए पार्टी रखी और मिठाई और केक में नींद की गोलियां मिला दी और तिहाड़ जेल से निकलने में कामयाब रहा। जब वो तिहाड़ में था तो आलीशान जिंदगी जीता था, चौकीदारों को रिश्वत देता था और कैदियों से उसकी अच्छी दोस्ती थी। तिहाड़ जेल से भागने के 3 हफ्ते बाद ही उसे गोवा के एक कसीनो से फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद वो तिहाड़ जेल में ही रहा और 1997 में उसे सजा पूरी करने पर तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। जब वो जेल से रिहा हुआ और फ्रांस लौटा तो उसने उसके जीवन पर बनने वाली फिल्मों से $15 लाख तक कमाए और इंटरव्यू और फोटोग्राफ देने के लिए भी मोटी रकम वसूली। लेकिन साल 2003 में जब वो नेपाल आया तो उसे एक अमेरिकन महिला की हत्या के आरोप में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्किम में शुक्रवार को हुए एक बड़े हादसे में सेना का एक ट्रक खाई में गिर गया। इसमें 16 जवानों की मौत हो गई है। मारे गए जवानों में सेना के 3 अफसर भी थे। घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है वो हादसे में मारे गए जवानों की मौत से बेहद आहत हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जवानों की मौत पर दुख जताया। सेना की ओर से कहा गया है कि शुक्रवार सुबह 3 ट्रकों का काफिला चट्टान से थांगू की ओर चला था। उसमें से एक ट्रक खाई में गिर गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा पूरा देश इस हादसे पर दुखी है और वो हादसे में घायल हुए जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। एमसीडी चुनाव में जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी ने अपने मेयर उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। शैली ओबेरॉय आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर उम्मीदवार होंगी। शैली पटेल नगर विधानसभा के वार्ड 86 से पार्षद हैं। इसके अलावा डिप्टी मेयर उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल को बनाया गया है। मोहम्मद इकबाल मटिया महल के वार्ड 76 से पार्षद हैं। बता दें, दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 250 सीटों में से 134 सीटें मिली थीं और उसने बहुमत हासिल किया।
और भाजपा को 104 सीटें मिली। अब 6 जनवरी 2023 को दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक होनी है। इसी में मेयर और डिप्टी मेयर पर फैसला होगा। दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की एसआईटी से जांच कराने के महाराष्ट्र सरकार के ऐलान पर दिशा के माता पिता ने प्रतिक्रिया दी है। दिशा के माता पिता ने इस मामले को फिर से खोले जाने का विरोध किया और कहा कि पहले ही इस मामले में काफी जांच हो चुकी है। दिशा के माता पिता ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा, क्या इससे हमारी बेटी वापस आ जाएगी? ऐसा क्यों किया जा रहा है? इस मामले को मुंबई पुलिस पहले ही बंद कर चुकी है और काफी जांच हो चुकी है, तो फिर दोबारा जांच की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा कि हमें शांति से रहने दें, हम कुछ नहीं चाहते हैं और हम किसी चीज में शामिल भी नहीं होना चाहते। बता दें, गुरुवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिशा सालियान की मौत की जांच के लिए एसआईटी बनाने का ऐलान किया था। 8 जून 2020 को दिशा ने मुंबई के मलाड इलाके की एक ऊंची इमारत से कूदकर जान दे दी थी। दिशा की मौत के एक सप्ताह बाद ही फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत भी अपने फ्लैट में पंखे से लटके पाए गए थे। दिशा सालियान के द्वारा आत्महत्या करने के बाद बीजेपी के नेताओं, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे विधायक नीतीश राणे ने इस मामले में जांच की मांग की थी। नारायण राणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि दिशा की हत्या की गई थी और उसमें महाराष्ट्र के एक मंत्री का भी हाथ था। एसआईटी के द्वारा जांच के ऐलान के बाद नीतीश राणे ने कहा कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पूरे मामले में आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट भी करना चाहिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो युद्ध को तेजी से खत्म करना चाहते हैं। पुतिन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य है इस संघर्ष को खत्म करना, हम उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हम देखेंगे ये खत्म हो और जितना जल्दी होगा उतना बेहतर होगा। पुतिन ने कहा कि सभी संघर्ष किसी न किसी तरह बातचीत से खत्म होते हैं। हमारे विरोधी यानी यूक्रेन जितनी तेजी से इसे समझेंगे उतना ही बेहतर होगा। पुतिन ने इसके साथ ही अमेरिका पर यूक्रेन पर उसकी चिंताओं को अनसुना करने का आरोप लगाया और कहा कि अमेरिका रूस को कमजोर करने के लिए यूक्रेन को युद्ध स्थल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ ही पुतिन ने कीव और वॉशिंगटन पर उसकी चिंताओं को अनसुना करने का आरोप लगाया और कहा कि अमेरिका रूस को कमजोर करने के लिए यूक्रेन को युद्ध के मैदान के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। बता दें, मॉस्को में अधिकारियों ने हाल के महीनों में बार बार कहा है कि उन्होंने यूक्रेन के साथ बातचीत से इनकार नहीं किया है। उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की पर राजनयिक चैनलों को बंद करने का आरोप लगाया, जिन्होंने कहा है कि पुतिन के सत्ता में रहने के दौरान वो बातचीत नहीं करेंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार सुबह I-10 सेक्टर में आत्मघाती बम धमाका हुआ। इस बम धमाके में एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ है, जबकि 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 2 आम नागरिक भी धमाके में घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक जब पुलिसकर्मियों ने गाड़ी को चेकिंग के लिए रोकने के लिए कहा तो हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। धमाके की चपेट में आए एक पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर के साथ गाड़ी में एक महिला भी सवार थी। हमले में घायल पुलिसकर्मियों से ज्यादा जानकारी भी हासिल की जा रही है। बता दें, इससे पहले तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के आतंकियों ने 18 दिसंबर को बन्नू कैंटोनमेंट के परिसर में स्थित काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को बंधक बना लिया था। 40 घंटे तक चले जबरदस्त संघर्ष के बाद पाकिस्तान आर्मी और सुरक्षा बलों ने सभी 33 आतंकवादियों को मार गिराया था। इस संघर्ष में पाकिस्तान आर्मी के 2 जवान भी शहीद हुए थे और कुछ घायल हुए थे। IPL 2023 के लिए आज हुई नीलामी में मुंबई इंडियंस ने ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर कैमरॉन ग्रीन को 17.5 करोड़ रुपए में खरीदा है, जबकि पंजाब किंग्स ने इंग्लैंड के खिलाड़ी सैम कैरन को 18.5 करोड़ में खरीदा है। इसके अलावा बेन स्टोक्स को चेन्नई सुपर किंग्स ने 16 करोड़ 25 लाख में खरीदा। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैरी ब्रूक पर सनराइजर्स हैदराबाद ने बड़ा दांव खेला और 13 करोड़ 25 लाख रुपए लगाए। पाकिस्तान के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में ब्रूक ने सबसे अधिक रन बनाए थे। वहीं जेसन होल्डर को राजस्थान रॉयल्स ने 5 करोड़ 75 लाख में खरीदा। मयंक अग्रवाल को सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 करोड़ 24 लाख में खरीदा। केन विलियमसन को गुजरात टाइटंस ने 2 करोड़ में और अजिंक्य रहाणे को चेन्नई सुपर किंग्स ने 50 लाख रुपए में खरीदा। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में दूसरे दिन का खेल आज खत्म हो गया। मैच में बांग्लादेश ने पहली पारी में 227 रन बनाए। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 314 रन बनाए और पहली पारी के आधार पर 87 रनों की बढ़त हासिल कर ली। दूसरी पारी में बांग्लादेश ने बिना कोई विकेट खोए 7 रन बना लिए हैं। भारत के पास अभी 80 रनों की बढ़त है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्येंद्र.com के साथ।